और सीधा रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी का। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, आप भी जुड़े रहिए और हमारे कई रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही साथ हमारे दूसरे रिपोर्टर्स भी जुड़ गए हैं। सबके पास हम चलेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, रमेश पोखरियाल निशंक जो कि शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य कारणों से उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। उन्हें कोरोना हो गया था, कोरोना के बाद कई कॉम्प्लिकेशंस हुए और शिक्षा मंत्रालय में अभी बहुत काम है, नई शिक्षा नीति को लागू करना है, ये एक बड़ी बात है। महिला और बाल विकास कल्याण राज्य मंत्री देबोश्री चौधरी जो पश्चिम बंगाल से आती हैं, उन्हें भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। सीधे हम चलते हैं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र विजय चौक से जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, और क्या खबरें आ रही हैं? देखिए बिल्कुल दो नाम जो हैं जिन पर मुहर लग चुकी है, उसमें निशंक का नाम है, देवश्री चौधरी का नाम है, लेकिन इसके अलावा भी कई नाम जो है उस पर अभी पर्दा उठना बाकी है। माना जा रहा है करीब करीब 5 से 10 ऐसे नाम हैं जिनको इस्तीफे की फहरिस्त में डाला गया है, ताकि जो विस्तार हो उसको मूर्त रूप देने से पहले जो है वो समूची कवायद पूरी की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री के आवास पर भी बैठकों का लगातार दौर जारी है और जो नए बनने वाले मंत्री हैं वो एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से वहाँ पहुँच रहे हैं। निशंक को लेकर बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारण बड़ी वजह है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से सरकार चाहती थी कि शिक्षा नीति को इंप्लीमेंट किया जाए और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से जो मूर्त रूप देने का जिम्मा सौंपा गया था निशंक को, उसमें देरी और उसमें बाधा जो है वो देखी जा रही है। उसमें एक बड़ी वजह स्वास्थ्य कारण बताया जा रहा है, जिसके चलते उनका मंत्रालय जा रहा है। देखना यह है कि अब इसके बाद उनको क्या जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि उत्तराखंड के बड़े नेता हैं। इसके अलावा जो नए चेहरे शामिल हो रहे हैं उसमें सबसे दिलचस्प यह है कि पार्टी के जो बड़े लोग हैं, खासतौर पर जिनको मंत्रालय के जरिए सरकार अपने कामकाज और खासतौर पर छवि को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, उसके साथ ही जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनको पहली बार मोदी 2.0 में जो है वो बड़ी जगह मिलने जा रही है। तो वो चेहरे भी देखे जाएंगे कि किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि समूचे बदलाव के पहले देखा गया था कि प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों की समीक्षा की थी और देखा था कि कामकाज किस तरह से इन मंत्रालयों का चल रहा है। दीपक जी। ठीक है, सीधे चलते हैं विकास के पास। विकास 7 RCR यानी 7 लोक कल्याण मार्ग से, पुराना नाम मुंह से निकलता है 7 रेसकोर्स रोड, जो अब लोक कल्याण मार्ग हो गया है, उससे जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं विकास के पास। विकास बताइए और क्या अपडेट? देखिए दीपक, जब यहाँ हलचल बढ़ गई है, यानी थोड़ी देर में यहाँ बैठक अब खत्म होने वाली है, जैसी जो जानकारी आ रही है, क्योंकि बाहर जो संक्रमण है सारी व्यवस्था यहाँ जो है वो अब जो पहले सामान्य थी, अब सारे जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, खासतौर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा की गाड़ियाँ अब मुख्य गेट पर लगा दी गई हैं। यानी अब थोड़ी देर में ही अब ये बैठक खत्म होने वाली है और जिन लोगों को बुलाया गया था यह बैठक खत्म भी हो गई, अब गाड़ियाँ निकलने लगी है। दीपक जी, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर है ये कि देखिए प्रधानमंत्री के आवास से जो निकलने का गेट है, उस गेट से अब धीरे धीरे गाड़ियां, जो लोग यहाँ बुलाए गए थे उनकी गाड़ियां निकलने लगी। अब ये जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। जानकारी ये दी जा रही है कि जब लोग निकल जाएंगे उसके बाद फिर सिर्फ अमित शाह यहाँ पर प्रधानमंत्री के पास थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, उसके बाद फिर अमित शाह सबसे बाद में निकलेंगे, ये जो जानकारी दी जा रही है। तो अभी फिलहाल ये बैठक जो है वो खत्म हो गई, लोगों के निकलने का भी सिलसिला अब यहाँ से शुरू हो गया है। जी दीपक जी। ठीक है, कुछ और खबरें मिलेंगी विकास, हम तुरंत आपके पास लौटेंगे। सीधे चलते हैं, विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे से राजनीति के हलचल और नब्ज को समझते हैं। मेरे साथ अभिलाष खांडेकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ उमाकांत दखेड़ा है। उमाकांत जी, क्या हुआ था? आप खुद उत्तराखंड से आते हैं, क्या हुआ था निशंक साहब को? क्यों स्वास्थ्य कारणों से उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है, या कोई नाराजगी है? देखिए, उसमें बुनियादी बात तो यह है कि स्वास्थ्य उनका ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 5-6 महीने से वो अस्वस्थ चल रहे हैं, मतलब बीच बीच में फिर ठीक हुए, फिर अस्पताल में भर्ती हुए, फिर 15-20 दिन 3 हफ्ते के लिए अस्पताल में भर्ती हुए, फिर अस्पताल से बाहर आए। तो जो देखिए शिक्षा जो कोविड जो पीरियड है, कोविड पीरियड जो पिछले 1.25 साल का कोविड पीरियड है, उसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई है, परेशानियां हुई हैं, वो हमारी शिक्षा और सिलेबस को लेकर के हुई हैं कि कैसे ऑनलाइन पढ़ाई हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के जो ब्लूप्रिंट सेंटर से बनना चाहिए था, राज्यों के साथ जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था,
वो कोऑर्डिनेशन की एक कमी शिक्षा विभाग में है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए रमेश पोखरियाल निशंक को हम दोषी ठहरा दें। हालात इस तरह से थे कि मुझे लग रहा है कि उससे बेहतर काम होने की गुंजाइश थी, और निश्चित रूप से निशंक जी का जो स्वास्थ्य है, सेहत है, उसमें आड़े आ रही थी। वो लगातार अस्पताल में थे 1.5-2 महीने से, बीच में आए फिर चले गए। तो मुझे दूसरी बात ये लगती है कि उत्तराखंड के भी समीकरण को मुझे ध्यान में मेरे को लग रहा है कि उत्तराखंड के भी समीकरण जो अभी नेतृत्व परिवर्तन वहाँ पर हुआ, उस समीकरण को भी यहाँ कुछ ना कुछ छींटे इसमें पड़े होंगे कि अगर उन्हीं के ज़िले से, चूँकि उनका मूल ज़िला पौड़ी गढ़वाल है, और पौड़ी गढ़वाल से ही अगर एक और मंत्री तीरथ सिंह रावत अगर मंत्रिमंडल में आएंगे तो एक ही ज़िले से 2-2 लोग नहीं हो सकते। हालांकि निशंक जी हरिद्वार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हरिद्वार से सांसद हैं, लेकिन चूंकि उनकी ज़मीन, उनका जो और छोटा सा राज्य है, 5 सांसद आते हैं लोकसभा में, तो हर एक को तो मंत्री नहीं बना सकते। तो मुझे लग रहा है कि उमाकांत जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मैं सीधे चल रहा हूं विकास चंद्रा के पास। बैठक खत्म हो चुकी है। विकास, क्या अपडेट 7 लोक कल्याण मार्ग से? चलने का सिलसिला शुरू हो गया है और जानकारी मिली इसके मुताबिक सभी लोगों को बोला गया कि अपने अपने आवास पे जाएं और सीधे शाम को राष्ट्रपति भवन ही पहुंचेंगे। हालांकि ये भी जानकारी आई है कि कुछ ऐसे लोग थे जो यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, उनकी बात सीधे प्रधानमंत्री से हो जाएगी। टेलीफोन के जरिए उनकी बात हो सकती है या जिस जरिए भी वो बात हो, लेकिन जो कि कुछ सकती है या जिस जरिए भी वो बात हो, लेकिन जो कि कुछ ऐसे लोग थे जिसके बारे में अभी तुरंत जानकारी दी गई कि वो नहीं पहुंच पाए। अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा वो प्रधानमंत्री आवास की ओर कैमरा करके दिखाएं कि अभी की स्थिति क्या है। भीड़ दिखाई दे रहा है, ये सभी पत्रकारी हैं, कैमरामैन हैं, जो बैठक खत्म हुई है, गाड़ियां अंदर से बाहर जब निकल रही हैं तो शायद कोई रुके बात करे, इस उम्मीद के साथ सभी पत्रकार सड़क की दूसरी तरफ चले गए हैं। हालांकि कोई भी रुक नहीं रहा है। जो लोग भी अंदर से बाहर निकल रहे हैं सीधे ही गाड़ी में बैठ करके अपने शीशे को बंद करके आगे निकलते चले जा रहे हैं। और अब यहाँ से जाने के बाद अब बताया जा रहा है कि सीधे अब ये लोग शाम को राष्ट्रपति भवन ही पहुंचेंगे और जो एकाध नहीं पहुंच पाए उनकी बात अलग से प्रधानमंत्री के साथ हो जाएगी। जी ठीक है विकास, तो मतलब जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसी कुछ संभावनाएं अभी बची हुई हैं, ऐसी कुछ संभावनाएं हैं कि कुछ और नए नाम जुड़े। सीधे चलता हूं विनोद अग्निहोत्री जी के पास। विनोद अग्निहोत्री जी, इमेज मेकओवर हो पाएगा जो इमेज डेंट हुई थी खासतौर पर कोरोना की दूसरी लहर के बाद? देखिए, ये मंत्रिमंडल का विस्तार की जो कवायद है, ये तो बहुप्रतीक्षित थी। कोरोना की लहर होती है ना होती, ये तो होनी ही थी, क्योंकि 2 साल बाद आमतौर पर हर सरकार जो है अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करती है। लेकिन कोरोना लहर के बाद जिस तरह का, खासकर दूसरी लहर के बाद जिस तरह का की समस्याएं सामने आई, चाहे ऑक्सीजन का संकट हो, चाहे बेड अस्पतालों में बेड का संकट हो, या दवाइयों का संकट हो, और टीकाकरण की स्थिति हो, उसके लेकर तमाम सारे सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया, उसके फैसले भी आए, तो निश्चित रूप से एक इमेज पर असर पड़ा सरकार की। अब सरकार को एक नया चेहरा देकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि सरकार जो है एक तरह से अपनी जो है नई इनिंग शुरू कर रही है। 2 साल का समय किसी सरकार के लिए लगभग आधा कार्यकाल होता है, मतलब 2.25 साल मान लीजिए हो गए हैं, जुलाई चल रहा है, तो एक तरह से आधा कार्यकाल करीब सरकार का खत्म हो चुका है दूसरे कार्यकाल का। तो ऐसे में जो नए मंत्री लाए जाएंगे वो ज्यादा ऊर्जा से काम करेंगे, ज्यादा संतुलित तरीके से काम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि चूंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन चुनाव के नतीजों पर भी बहुत कुछ 2024 की राह जो है निर्भर होगी। इसलिए ज्यादातर इस मंत्रिमंडल के फेरबदल में उन राज्यों को प्रमुखता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश है, आप देखिए जिस तरह से बिहार को लेकर के सहयोगी दलों को लाया जा रहा है, उत्तराखंड से जो है एक नए चेहरे को लाने की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर के जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन और उम्र का संतुलन, ये तीनों चीजें जो है इनका एक समन्वय करने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके पास कई सारे ज्यादा विभाग थे, उनके विभाग भी कुछ कम किए जाएंगे, जिससे सरकार में काम करने की गति और बढ़ेगी। तो जाहिर है जब डिलीवरी अच्छी होगी तो इमेज बदलने की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। तो ये एक प्रयास है और निश्चित रूप से इस प्रयास में जो है सरकार पूरी कोशिश करेगी कि अगले 6 महीने में जो है जो भी कोरोना को लेकर के या किसान आंदोलन को लेकर के एक तरह से जो एक छवि पे असर पड़ा है उसको ठीक किया जाए। और ये नए मंत्रियों से उम्मीद भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मीटिंग की है संभावित मंत्रियों के साथ, मुझे लगता है उन्होंने ये भी समझाया होगा कि किस तरह से आगे काम करना है, क्योंकि ये जो जिन मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की है वो सारे के सारे मुझे लगता है कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे राणे हो,
चाहे पशुपति पारस हो या आरसीपी सिंह हो या स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। तो वो एक तरह से ऐसे मंत्री होंगे जो जिनको काम करना है अपने अपने विभागों में, जिनको डिलीवरी करनी है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने एक तरह से काम करने का मंत्र उनको दिया है और आगे कैसे काम करना है, कैसे समन्वय बनाकर करना है। तो बड़ी खबर आ रही है विनोद जी, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। बड़ी खबर आ रही है, मोदी मंत्रिमंडल में 4 पूर्व मुख्यमंत्री होंगे। नाम मैं आपको बताऊंगा, 4 पूर्व मुख्यमंत्री होंगे। मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ी न्यूज नेशन के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। मोदी मंत्रिमंडल में 4 पूर्व मुख्यमंत्री होंगे। एक नारायण राणे हैं, दूसरे सर्बानंद सोनोवाल हैं। मंत्रिमंडल में 13 वकील और 5 इंजीनियर होंगे। 14 मंत्रियों की उम्र 50 साल से कम है, यह भी खबर है। 14 मंत्री ऐसे हैं जो 50 साल से कम के हैं, यानी ये अब तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल होगा। नए मंत्रिमंडल में 5 अल्पसंख्यक मंत्री होंगे, 5 अल्पसंख्यक मंत्री। 14 मंत्रियों की उम्र 50 साल से कम है, यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीधे चलता हूं धीरेन्द्र के पास। धीरेन्द्र, ये जो खबरें आ रही हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं प्रधानमंत्री? अब तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल क्या संदेश देगा ये पूरे देश को? और प्रोफेशनल्स 13 वकील 5 इंजीनियर। देखिए ये अगर मैं एक और खबर आ रही है, संतोष गंगवार के इस्तीफा दे सकते हैं, इस तरह की खबर दीपक जी आ रही है, तो ये एक और बड़ा बदलाव हो सकता है। लगातार 7-8 बार से सांसद रहे संतोष गंगवार, बरेली की राजनीति का ध्रुव माने जाते हैं, लेकिन अब जिस तरह से ओवरहॉलिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री इस समय, चूंकि कोरोना ने कई सारी चीज़ों को बदल कर रख दिया है। अगर हम इस पूरी चीज़ों में अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक समीकरण है, लेकिन इसके पीछे दीपक जी एक बड़ा दबाव कोरोना का भी है। कोरोना ने कई सारी चीज़ें, न केवल इकोनॉमी से लेके लोगों के साइकी तक, डर तक, अगर आपको दिखेगा कि किस तरह से हेल्थ की आपकी लिमिट आपके सामने ला दी, तो उन तमाम चीज़ों का सामना करने के लिए आपको एक नए विजन के साथ, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड जब सिचुएशंस आई थी तो आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम पहली बार किसी राष्ट्र को उनके सामना करना पड़ा, जिसकी आज़ादी को अभी 100 साल भी नहीं हुए। तो लिहाजा मुझे लगता है दीपक जी पूरी तरह से इस बात को ध्यान में रखा गया होगा कि उस क्राइसिस के वक्त किस तरह निपटा जाना था, किस तरह किया जाना है, और किस तरह नई पीढ़ी या जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग इस चीज़ों को समझते हैं, और नई एजुकेशन पॉलिसीज़, मतलब मेरा कहना है जो आने वाली ये नहीं, जो नई डिमांड्स हैं जिस तरह IT और तमाम चीज़ें, उन सबको समझने वाले लोगों का समन्वय करने की इच्छा प्रधानमंत्री की है। आप लगातार उनको काफ़ी लंबे समय से उनके साथ भी रहे, आपने देखा टेक्नोलॉजी को किस तेज़ी से वो अडेप्ट करते हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें नए मंत्रिमंडल में दिखेंगी, किस तरह से लोग नई तकनीकों के साथ समन्वय करके इस तरह के संकट से राष्ट्र को निकालने के लिए कितनी मदद कर सकते हैं। सरकार की और अपने पार्टी की भी मुझे लगता है वो सब ध्यान में रखा गया होगा। ये जो युवा चेहरे हैं, जिस तरह के प्रोफेशनल्स चेहरे हैं, आपने देखा होगा किस तरह से ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोगों को शामिल किया गया था, चाहे हम ME में देखते हैं, चाहे हरदीप पुरी जी को देखते हैं, चूँकि उनको मालूम है कि इंटरनेशनल सिनेरियो में किस तरह से काम करना या वो प्रेशर क्या होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी सोच है प्रधानमंत्री मोदी की कि इस वक्त जब राष्ट्र के सामने इकोनॉमी से लेके एक और तीसरी लहर का खतरा अगर मुंह बाएं सामने खड़ा हो, तो ऐसे में चुनाव के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि जिन लोगों को वो लाए हैं जो राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, उनका परफॉर्मेंस हो, उनको इस बात के लिए समझने का समय ना लगे, क्योंकि समझने में आप बहुत सारा समय न गंवा सकें, इतना समय नहीं है। और ये सही बात है कि लगभग आधा समय हो रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव से पहले, वो चुनाव चाहे UP के हों या उन 5 राज्यों में हों, उनके साथ ही अपने आप को परफॉर्म करना, साथ ही साथ आने वाली तमाम चुनौतियां, और ख़ास तौर से मैं बार बार कह रहा हूं कि कोरोना की जिस तरह की चीज़ पहले आने के बाद राष्ट्र के उसमें चेंज आया है, और उसी तरह से अब जो आने वाली लहर है उससे निपटने के लिए सरकार की मदद करते हुए दिखे ये प्रोफेशनल। ठीक है, एक और अपडेट आ रही है, सदानंद गौड़ा भी इस्तीफा दे सकते हैं। सदानंद गौड़ा भी इस्तीफा दे सकते हैं। एक और अपडेट आ रही है धीरेन्द्र, सदानंद गौड़ा भी इस्तीफा दे सकते हैं। निशंक का इस्तीफा हो चुका है। फिर से चलता हूं विनोद जी के पास, उनकी बात अधूरी रह गई थी। विनोद जी, कोरोना ने काफी कुछ परिस्थितियों को बदला है, क्या इसके मद्देनजर एक सबसे युवा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री रखकर क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, कोरोना तो एक कारण है ही, लेकिन सिर्फ कोरोना ही हो ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोरोना ना होता तो क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होता? कोरोना की वजह से, देखिए, कोरोना से ज्यादा सबसे ज्यादा प्रभावित जो है कौन से क्षेत्र हुए हैं? कोरोना के लिए स्वास्थ्य मंत्री, कोरोना के लिए वित्त मंत्री, कोरोना के लिए उद्योग मंत्री, ये मंत्रालय ज्यादा जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए संतोष गंगवार का इस्तीफा दे रहे हैं, देवर्षी राय इस्तीफा दे रही हैं, तो इसमें कोरोना का क्या लेना देना था? इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो है
कम से कम उन्होंने रिव्यू जो किया है, जो पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक के साथ पार्टी के नेताओं के साथ, अमित शाह जी के साथ, नड्डा जी के साथ और तमाम सारे नेताओं के साथ उन्होंने एक तरह से सबके कामकाज की समीक्षा की है। और उस कामकाज के आधार पर जिन मंत्रियों का कामकाज जो है प्रधानमंत्री के पैरामीटर के हिसाब से, प्रधानमंत्री जी का अपना एक पैरामीटर है मोदी जी का, उस पैरामीटर के हिसाब से जिनका कामकाज उनको संतोषजनक नहीं लगा है, उनको शायद मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी से मुक्त करके संगठन में हो सकता है उनको कुछ जिम्मेदारियां दी जाएं। जैसे देवाश्री राय के बारे में कहा जा रहा है कि उनको पश्चिम बंगाल में ज्यादा सक्रिय किया जाएगा, हो सकता है संतोष गंगवार को उत्तर प्रदेश में ज्यादा सक्रिय किया जाए, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में जाति संतुलन जो है बनाया जाना है और कुर्मी समुदाय से आते हैं, तो कम से कम तराई क्षेत्र में जो है पार्टी के काम के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। तो सदानंद गौड़ा, जिस तरह कर्नाटक में जो संकट चल रहा है उसमें जो है उनको वहां उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो सरकारी काम के में मोदी जी के पैरामीटर के हिसाब से जो मंत्री खड़े नहीं उतरे हैं, उनको उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है और उनको संगठन के काम में लगाया जाएगा, ये एक संभावना है। और दूसरी बात ये है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का फेरबदल करता है तो कोशिश होती है कि नए चेहरों को मौका दिया जाए ताकि आगे की टीम भी बन सके, युवा चेहरों को मौका दिया जाए जो ज्यादा उत्साह, ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर सकें, ज्यादा डिलीवरी दे सकें। और मोदी जी तो इसके लिए जाने ही जाते हैं। आप देखिए 2014 में स्मृति ईरानी को सीधे उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था। निर्मला सीतारमण जो अपेक्षाकृत युवा है, उनको पहले राज्य मंत्री बनाया गया, उसके बाद रक्षा मंत्री बनाया गया और अब वित्त मंत्री है। तो इस तरह से नए चेहरों को आगे लाने के लिए नरेंद्र मोदी तो जाने जाते हैं। तो इस बार भी अगर युवा चेहरे और नए चेहरे ज्यादा आ रहे हैं तो ये नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली का एक नमूना है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली। सीधे चलते हैं मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र, और कोई नए अपडेट? देखिए, बिल्कुल अभी तक जो नेता मिल चुके हैं उनके नाम की फेहरिस्त जो है हमारे पास मौजूद है। जाहिर तौर पर ये वही नाम है जो कि कैबिनेट पर शामिल होने वाले हैं और कुछ ऐसे नाम हैं जिनका प्रमोशन तय माना जा रहा है, जिन्होंने प्रधानमंत्री से बैठक की। उसमें मैं बताऊं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, पुरुषोत्तम रुपाला, नारायण राणे, हिना गावित, प्रीतम मुंडे, कपिल पाटिल, सुनीता दुग्गल, शोभा करंदलाजे, BL वर्मा, अजय भट्ट, अनिल बलूनी, RCP सिंह, पशुपति पारस, अनुप्रिया पटेल, मीनाक्षी लेखी, अनुराग ठाकुर और जी किशन रेड्डी का नाम शामिल है। अंतिम के दो नाम पर गौर फरमा सकते हैं, अनुराग ठाकुर और जी किशन रेड्डी। जाहिर तौर पर इनके परफॉर्मेंस से शायद सरकार खुश है और इनका प्रमोशन भी तय माना जा रहा है। ठीक है, तो अनिल बलूनी भी बैठक में थे, इसका मतलब अनिल बलूनी भी मंत्री बनाए जा रहे हैं, जो मीडिया संभालते हैं पूरी बीजेपी का और लोकसभा चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिल्कुल, अनिल बलूनी भी बैठक में थे और अजय भट्ट भी हैं। जाहिर तौर पर जो सीट खाली हो रही है HRD मिनिस्ट्री की, यानी एक बड़ा चेहरा जो कि उत्तराखंड से कैबिनेट की में शामिल था, यानी हम निशंक की बात कर रहे हैं, तो उनके जाने के बाद जो चेहरे अब दिखाई दे रहे हैं उसमें अनिल बलूनी और अजय भट्ट दो ऐसे चेहरे हैं जो कि उत्तराखंड से इसमें दिखाई दे रहे हैं। दीपक जी। ठीक है, दो बड़े चेहरे। अनिल बलूनी युवा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी हैं, मीडिया संभाला था, अमित शाह जी से भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है उनकी और एक बेहतर कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। यही अजय भट्ट का है, वो भी सांसद हैं। निशंक का इस्तीफा और उत्तराखंड से दो नए लोगों की जगह। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से नाम है इस लिस्ट में मधुरेंद्र? देखिए, उत्तर प्रदेश से अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो जाहिर तौर पर सबकी निगाहें वहीं गड़ी हुई हैं और उसमें अगर हम देखें तो अनुप्रिया पटेल का नाम, जो कि पहले भी इससे पहले मोदी सरकार का हिस्सा रही हैं, वो देखी जा रही हैं, उनका नाम इसमें शामिल है। उसके अलावा अगर बड़े नामों में देखें तो कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश से चौंकाने वाला हो। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि एक दौर की बैठक प्रधानमंत्री ने खत्म की है, दूसरे दौर की बैठक में कुछ और चेहरे होंगे जो कि प्रधानमंत्री आवास की तरफ रुख करेंगे और उसमें देखना होगा कि उत्तर प्रदेश से कोई और नया चेहरा उभर कर सामने आता है या फिर नहीं। दीपक जी। ठीक है, आप सब बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आ रहे हैं।